हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सब लोगों के सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी रिप्ले। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं 7th क्लास की जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर आप लोगों के लिए +1, +2 और 10th क्लास में पूरी तरह से एक एक अलग से चैप्टर बन करके आएगा। मानवीय पर्यावरण है, ये भी आप लोगों को एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में पढ़ना है और आगे चलकर आपके लिए 12th क्लास में 2 पुस्तक है, दोनों में ही बस्तियों के विषय में आप जानेंगे। फिर परिवहन और संचार के विषय में तो हर क्लास में एक एक चैप्टर मिलता ही है। तो बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। अगर आप लोग आने वाली क्लासेस में भी एक अच्छी तरह से अपने स्टेटस के साथ उसको ऊंचा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चैप्टर, ये वीडियो आप लोगों को पूरी गहनता के साथ शुरू से लेकर के अंत तक समझनी होगी, देखनी होगी, तब कहीं जाकर के एक एक पहलू आप लोगों को इस चैप्टर के विषय में समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी लापरवाही न करें, पूरी ईमानदारी के साथ ही स्टडी करें। आज के दिन बड़ी महंगाई का दौर है, माता पिता अपनी पूरी जीवन भर की कमाई झोंक देते हैं आप लोगों का जीवन बनाने में, तो आप भी उनके इन प्रयत्नों को खराब न जाने दें, उनकी उम्मीदों को तोड़ने न दें। आप उनको सक्सेस होकर उनको एक बहुत ही अच्छा उपहार दे सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये पीछे के बातों को याद करवा रहा है आप लोगों को। तो देखिए, अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, तो आश्रित था। हमने देखा था पहले चैप्टर में कि भी किस तरह से आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था। कृषि होने पर उसको क्या क्या प्राप्त होता था, वर्षा होने पर उसको क्या प्राप्त होता था, किस तरह की भूमि उसके लिए फायदेमंद थी, तो वो इन सब पर आश्रित था। लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने और यातायात तथा संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। तो हमने आपको बताया था, पाषाण काल से निकल करके जब नव पाषाण काल में आता है तो बहुत से आविष्कार वो कर लेता है अपने कौशल के दम पर, जैसे कि आग जलाना, पत्थरों की सहायता से घर बना करके रहना, फिर धीरे धीरे वह औजार बनाना सीख जाता है। इस तरह उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो उसने जो भी पर्वतीय क्षेत्र थे, जंगल थे या मैदानी क्षेत्र थे, उनको उसने अपने अनुसार ढाल लिया था। अगर मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आती रहती थी तो उसने पत्थरों से जो मेड़ थी या बांध था वो बना करके उनको किनारे से टकराने से रोका, किनारे को छूने से बाढ़ों को रोका। तो उसके लिए उसने अपने घर बनाए और कृषि योग्य भूमि भी उसने निर्मित की थी। अब यहाँ हम बात करते हैं बस्तियाँ। तो बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। आदि मानव वृक्षों तथा गुफाओं में निवास करते थे। तो देखिए, आदि मानव पहले तो यूं ही भटकता रहता था, वृक्षों पर सो जाता था और जो पहाड़ थे उनकी गुफाओं में जाकर के वो रहने लगता था। लेकिन जब उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना जरूरी हो गया था। जब मनुष्य ने, आदि मानव ने अपने लिए फसलें उगाना शुरू कर दिया था, अनाज उगाना शुरू कर दिया था, ताकि वह स्थायी रूप से अपना भोजन अपने आप ही प्राप्त कर ले बगैर किसी संघर्ष के, तो ऐसा तो उसने किया। लेकिन उन फसलों को जब वो छोड़कर जाता था तो जंगली जानवर आकर के उसकी फसलों को खा जाते थे। तो इसलिए वह उनकी सुरक्षा के लिए भी जहां फसल उगाता था उसी के आसपास वो बस जाता था। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के नजदीक ही हुआ। तो सीधी सी बात है, जहां पानी होगा वहां पर लोगों का बसेरा तो होगा ही, क्योंकि उसकी कृषि की क्रियाओं में भी पानी की आवश्यकता होती है।
और उसके आम जीवन में तो पानी का महत्वपूर्ण स्थान है ही। तो इसीलिए नदियों की घाटियों से ही लगते हुए क्षेत्र में बस्तियां पाई जाती थी, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, निर्माण एवं वाणिज्य के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। तो जैसे जैसे मनुष्य ने अपने दिमाग से सोचना शुरू किया, वैसे वैसे उसने नए नए उपकरण बनाए, नई नई विधियों का निर्माण किया और बहुत से ऐसे आविष्कार किए जो एक के बाद एक दूसरी तरह की उन्नति में वो सहयोग करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये छोटी बस्तियां बड़ी होती चली गई। नदी घाटियों के निकट बस्ती बनने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। तो जहां भी ये घर इकट्ठे होकर के जब बसने लगे तो एक तरह की वहां दिनचर्या होने लगी। लोगों का जो कार्य था वो एक जैसा होने लगा। उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, खान पान, घर बनाने का तरीका वो लगभग एक समान होने लगा। वो किसी के मरने पर कुछ व्यवहार करते थे तो वैसा ही सभी करते थे, और अगर बच्चे के जन्म पर कोई व्यवहार होता था तो वैसे ही सब मिलकर करते थे। इस तरह से एक सभ्यता का जन्म हो गया। क्या आपको सिंधु, नील, टिग्रिस और हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी की सभ्यता के विषय में कहा है तो हमने पढ़ा है 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और उसी तरह से 9th क्लास का भी हिस्ट्री का पहला चैप्टर है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु नदी के किनारे पर बसी जो सभ्यता थी इसको सिंधु सभ्यता कहा गया है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई है। फिर नील नदी की बात करें तो ये अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में इजिप्ट जो है, जो मिस्र देश है, वहां पर इस सभ्यता का जन्म हुआ था। नील नदी की सभ्यता कही गई है। और टिग्रिस सभ्यता भी बहुत ही ज़्यादा फली फूली है और फिर यूरोपियन क्षेत्र में बहुत विस्तारित हुई है, और उसके बाद अरब के क्षेत्र में सभ्यताओं का जन्म हुआ है। और आप देखेंगे तो अमेरिका में भी बहुत सी गहराई तक सभ्यताएं फैली हैं। तो यहाँ माया सभ्यता जो अमेरिकी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पनपी। अब देखिए, हवांग ही नदियों के विषय में बताया है तो ये चाइना क्षेत्र की नदी है और वहीं पर इस नदी के किनारे सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे आप कन्फ्यूशियस के नाम से पहले जानते थे। अब हम देखते हैं कि इन नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के जो नाम हैं वो हमने आप लोगों को बता दिए हैं, जो कि आपकी 10th और 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में है। और अगर बोर्ड की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैप से भी पूछ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या आप जानते हैं कुछ नया हमें पता चलने वाला है। वे स्थान जहाँ भवन या बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ पर भवन बनाए जाते हैं, बड़ी बड़े घर बना करके बस्तियां बसाई जाती हैं, उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, तो प्राकृतिक दशाएं होती हैं और उनको देखकर ही कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है और वहां पर धीरे धीरे जो बस्ती है वो बस जाती है। तो सबसे पहले तो अनुकूल जलवायु देखेंगे। भाई, ऐसे स्थान पर हम अपना घर बना करके क्या करेंगे जहां पर पूरा वर्ष या तो गर्मी रहती है या सर्दी रहती है या फिर आंधी तूफान ही आते रहते हैं। तो ये जलवायु देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जल की उपलब्धता। भाई, ऐसे स्थान पर भी हम घर नहीं बनाना चाहेंगे जहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक पानी का कोई स्रोत ही न हो और महिलाओं का एक एक दो दिन तो केवल पानी को लाने ले जाने में ही लग जाता हो। तो पानी का स्रोत जहां होगा वहां पर बस्तियां आसानी से बस जाती हैं। फिर उपजाऊ मिट्टी को स्थान दिया गया है कि अगर हम कहीं पर बसने जा रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होनी जरूरी है, ताकि वहाँ पर खेती करके अपने लिए भोजन का प्रबंध किया जा सके।
दूसरी तरफ फिर यहाँ उपयुक्त भूमि भी देखनी पड़ती है। भाई भूमि अगर बंजर है तो वहाँ पर बसने का कोई फायदा नहीं है। तो भूमि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन है। और भूमि अगर समतल है तथा वहाँ पर नदी के किनारे तटीय क्षेत्र ज़्यादा है तो वह उपजाऊ है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब कहीं जाकर के एक बस्ती बसाने का विचार किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बस्तियां जो हैं वो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकती हैं। तो बस्तियां स्थायी अस्थायी हो सकती हैं, यानी कि परमानेंट और टेम्परेरी। तो परमानेंट बस्तियां तो वो हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी मात्रा में लंबे समय तक रहती हों। और दूसरा जो अस्थायी है वो ये होती है कि भाई वहाँ पर एक समय में, मतलब साल के किसी निश्चित समय में विपरीत दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहाँ से निकलकर दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। जैसे कि जो बंजारे होते हैं वो अपना निवास बदलते रहते हैं, इसी तरह से जो बर्फीले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से ऊंचाई से लोग उतर करके नीचे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी होने लगती है। तो यहाँ देखिए, जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। और घने जंगलों, ठंडे एवं गर्म रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही डिटेल से बता दिया, घने जंगलों यानी कि जंगलों के आसपास जो है बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर स्थायी रूप से नहीं बसते लोग। फिर उसके बाद ठंडा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ हैं वो पाई जाती हैं। और फिर गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कभी आंधी तूफान से रेत प्रॉब्लम और तो कभी पानी की कमी की प्रॉब्लम। तथा पर्वतों के क्षेत्र वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बर्फबारी की वजह से ऐसा होता है। और इसका एक कारण ऑक्सीजन की कम मात्रा भी होती है। तो वे संग्रहण, अखेट और स्थानांतरित कृषि तथा ऋतु प्रवास करते थे। तो कौन करते थे? पहले जो लोग अपनी बस्तियां बसाते थे वो इस तरह से अपने सारे आचरण करते थे। वो संग्रहण करते थे, यानी कि वस्तुओं का, भोजन का वो जो है इकट्ठा करते थे, उनका संग्रहण करते थे। आखेट का मतलब है वो शिकार करते थे। स्थानांतरित कृषि, एक स्थान पर कुछ समय के लिए कृषि की, फिर उसको छोड़ देते थे स्थान को, फिर दूसरे स्थान पर कृषि योग्य भूमि तैयार करके वहां कृषि करते थे। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसी कृषि का दूसरा नाम है झूम खेती। और ऋतु प्रवास करते थे। तो ऋतु के अनुसार ही ये लोग प्रवास करते थे। वर्षा ऋतु के समय वो उन क्षेत्रों में चले जाते थे जहां पर वर्षा ऋतु की फसलें उगानी होती थी। और शीत ऋतु में ये उन क्षेत्रों में चले जाते थे जहां पर शीत ऋतु की फसलें उगानी होती थी। और ग्रीष्म ऋतु में वो ग्रीष्म की फसलों वाले क्षेत्रों में वो चले जाते थे। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आज जो अधिकांश बस्तियां हैं वो स्थायी बस्तियां हैं, क्योंकि आज वो दशाएं नहीं है। आज हमारे देश में ही हम देखें तो प्रत्येक जगह पर स्थायी रूप से लोगों ने अपने अपने रिकॉर्ड के अनुसार अपने घर बना लिए हैं, अपने खेत निर्धारित कर लिए हैं। अतः दूसरे को उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करने देते। अब वो बात नहीं है। पहले बात दूसरी थी, जो खुली जमीन पड़ी रहती थी तो लोग आते थे, जाते थे और वहाँ पर रहते भी थे। तो इन बस्तियों में लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। तो ये बस्तियां हैं, तभी इतनी बढ़ जाती हैं कि ज़्यादा मात्रा में इन लोगों के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो ये बस्तियां बस जाती थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेरी का जन्मदिन था। तो इस चैप्टर में एक पात्र है मेरी, उसका एक उस मेरी का जो है जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत का इंतजार कर रही थी। तो गुरप्रीत का वो इंतजार कर रही थी अपने मित्रों के साथ। आखिरकार खांसती, थकी और हाफती हुई गुरप्रीत वहां पहुंची। यानी कि वो थकी हुई थी और खांसती हुई आ रही थी, हाफती हुई आ रही थी, तो वो भागी भागी आ रही थी।
उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था, यानी कि बहुत ज़्यादा रश था सड़क पर। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। तो उसकी जो मैरी की माँ थी उसने गुरप्रीत के पास जाकर उसकी पीठ पर थपथपाया और गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। तो यहाँ प्रदूषण की समस्या बताई गई है। तो प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। तो प्रसाद जो है वहाँ पर उन्हीं की टोली में उसका एक मित्र जो है प्रसाद नाम का था और वह हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? तो उसने तो पूछना ही था, क्योंकि गांव में इसके विपरीत दशाएं पाई जाती हैं। वायु ताज़ा मिलती है, बिल्कुल ऑक्सीजन से भरी हुई, फिर वहाँ पर यातायात का धुआं नहीं होता और फिर उसके बाद तो शोरगुल भी नहीं होता। तो उसने ऐसा प्रश्न पूछा। तो शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, ठीक है, तो पहले तो थॉमस ये बात कहता है कि भाई शहरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसी वजह से दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब वाहन चलेंगे तो प्रदूषण भी होगा, तो ये थॉमस कहता है। अब मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? तो मैरी का भी सवाल जो है सही है। तो वो कहती है, जब यहाँ पर प्रदूषण है इतना, तो लोग बसने के लिए शहरों की तरफ ही क्यों आते हैं, उससे बचते क्यों नहीं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ बेहतर शिक्षा, नौकरी और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। तो उसकी मां ने कहा कि भाई वो लोग जो प्रवास करते हैं वो इसलिए आते हैं कि गांव में जो है बेहतर शिक्षा, बेहतर क्या भाई, छोटे स्कूल होते हैं प्राइमरी तक या फिर मिडिल तक, और आगे की शिक्षा नहीं हो पाती, फिर नौकरी के साधन नहीं होते वहां पर, और जो अस्पताल की सुविधा है वो भी वहां ना के बराबर होती है। एक प्राथमिक चिकित्सालय होता है, अगर किसी को भयंकर कोई चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए या अटैक आ जाए तो वो फिर शहरों की तरफ ही भागते हैं। तो इन सुविधाओं को देखते हुए भी लोग शहरों की तरफ आकर के बसना पसंद करते हैं। तो यहाँ बताया है कि मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सभी लोग कहाँ रहेंगे? तो मैरी की टेंशन भी सही है। अगर इसी रफ्तार से इतनी बड़ी संख्या में लोग शहरों में आकर के बसने लगेंगे तो फिर जो आने वाले लोग हैं वो बसेंगे कहाँ? क्योंकि शहर में तो जो जगह है वो फिर कम पड़ जाएगी, सभी अपने अपने घर बना करके रह रहे हैं, तो इस तरह से वो कैसे रहेंगे? तो मिस्टर थॉमस कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। तो यही कारण है, क्योंकि ग्रामीण जो लोग हैं जो सुविधाओं के लिए शहरों में आकर के बसना चाहते हैं, उनको फिर यहाँ पर जगह तो नहीं मिलती, क्योंकि सब जगह बिक चुकी होती है, और फिर अगर कुछ जगह होती भी है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो मजबूरन वो क्या करते हैं, वो शहर के किसी खाली पड़े स्थान पर या लगते स्थान पर वो बस्तियां बना करके रहने लग जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियां डाल लेते हैं, जिससे वहां पर तंग रास्ते होते हैं, सुविधाओं का अभाव होता है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए यहाँ पर शब्द गंदी बस्तियां कहा गया है। और अवैध कब्जे का मतलब है कि जबरन किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, अधिकार कर लेना। तो वहां पर देखिए, जहां लोग भीड़ भाड़ और अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। तो ये बातें मैंने आपको अभी बताई हैं। फिर शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, तो ये भी है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या का प्यास बुझाने के लिए जल नहीं मिल पाता, केवल पीने के लिए ही पानी का इस्तेमाल थोड़े होता है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और भी बहुत से उपकरण हैं उनको धोने के लिए, साफ सफाई के लिए। फिर यहाँ पर विद्युत की भी कमी रहती है, तो ज़्यादा घर होंगे तो वहाँ ज़्यादा बिजली भी तो पहुँचानी पड़ेगी, तो बहुत सी समस्याएं होती हैं। अब प्रसाद जो लड़का है वो क्या कहता है? प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छे अस्पताल और अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल नहीं हैं।
परंतु हमारे यहाँ, अब वो आगे भी कह रहा है, देखिए प्रसाद कहता है कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है और फिर अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल भी नहीं है, परंतु हमारे यहाँ, अब वो बताएगा कि उनके यहाँ अमूल्य कौन कौन सी चीजें हैं। उससे पहले हम शब्दावली देखते हैं। ऋतु प्रवास शब्द आया है, तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मैंने कहा था आपको, ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो बहुत से व्यापार के लिए भी होते हैं, भाई कोई आम का व्यापार करता है, कोई शहद का करता है, तो कोई किसी फ्रूट का करता है। तो जहां जिस ऋतु में ये सब पाए जाते हैं, ये लोग उसी तरफ खिसक जाते हैं। तो देखिए अब प्रसाद आगे कहता है कि परंतु हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती, इसलिए वहाँ पर खाली ज़मीन होती है। और वहाँ पर खाली नहीं, वहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको काटा नहीं जाता। तो जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। अब उसने कहा कि भाई जब उसके दादाजी बीमार हो गए थे तो उसको जो है वो शहर लेकर के आते हैं। तो उपयुक्त संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। तो ये जो वार्तालाप है, ये जो बात चल रही है, इसके माध्यम से बस्तियों के लिए हमारे सामने दो चित्रण आते हैं। तो वो कौन से दो चित्रण हैं, तो वो भी देखेंगे। तो देखिए, शहरी एवं ग्रामीण बस्तियां। तो बस्तियां दो प्रकार की है, एक शहरी है और एक ग्रामीण है। तो गांव ग्रामीण बस्तियां होती हैं, तो ये बात ठीक है। जहां लोग कृषि, वानिकी यानी कि बाग बगीचे लगाते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मछलियों को पालते हैं, दस्तकारी करते हैं, तो हस्तकलाएं होती हैं उनकी, एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। दूसरा देखिए, फिर ग्रामीण बस्ती सघन एवं प्रकीर्ण हो सकती है। सघन का मतलब है गहरी बसी हुई। गहरी बसी हुई यानी कि जो घर हैं वो एक दूसरे से सटे हुए और अधिक जनसंख्या वाले। प्रकीर्ण का मतलब है खुले खुले घर होते हैं, दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए घर होते हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया है। इसी तरह से बस्तियां मुख्यतः घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए, जो मुख्यतः बस्तियां हैं वो घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्योंकि विषम में क्यों पाई जाती है? क्योंकि सम जलवायु वाले क्षेत्र में तो नगर बन जाते हैं, शहर बन जाते हैं, और वो बड़ी बड़ी जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो लग जाती हैं। तो विषम जो क्षेत्र है वो बच जाते हैं, वहां पर ये बस्तियां जाकर के ये लोग बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, किसके विषय में बात करेंगे? तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है पर्यावरण के अनुकूल ही घर बनाते हैं। वहां पर ज़्यादा लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे मकान नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल के वो घर बना लेते हैं। और ऊपर का जो क्षेत्र है वो जो उनकी छत होती है वो खुला रखते हैं उसको, ताकि जो गर्मी का समय आता है तो फिर वो वहाँ पर खुले में ताज़ा ताज़ा हवा में आराम से सो सके। फिर जो उनके घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, जो कि जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो रहते आए हैं, और अत्यधिक वर्षा वाले इलाकों में ढाल वाली छत भी बनाते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है तो वो अपने घर बनाते हैं, वहाँ भी बस्तियाँ होती हैं, लेकिन वो छतों को ऐसा बनाते हैं कि वहाँ पानी बिल्कुल भी न ठहरे। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म या सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं।
तो जहां जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है और पानी रुक जाता है, वहां पर वो क्या करते हैं, वो एक ऊंचा चबूतरा बना करके वहां घर बना लेते हैं या फिर किसी चट्टान पर वो अपना घर बना लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बताया गया है ग्रामीण बस्तियों के विषय में, शहरी बस्तियों के विषय में। अब हम आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए गर्म जलवायु वाले इलाकों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। तो गर्म इलाकों जो क्षेत्र हैं, गर्म इलाके के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो घर पाए जाते हैं वहां पर मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर पाए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मिट्टी की जो मोटी दीवारें हैं वो गर्म हवाओं के प्रभाव को निष्प्रभावी करती हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं और फूस की इसलिए बनाई जाती है ताकि जो घर है उसकी जो गर्मी है, हुमस है, वो निकलती रहे। फिर स्थानीय सामग्री जैसे कि पंक, मिट्टी का एक प्रकार है यहाँ पर, पंक, पत्थर, चिकनी मिट्टी, तृण यानी कि जो तिनके हैं, जो डंडियां हैं और आदि का इस्तेमाल करके घर बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा अब तो गांव के जो क्षेत्र हैं, जो घर हैं, वहां पर भी पक्के घर बन गए हैं, सीमेंटेड घर बन गए हैं, वहां भी संगमरमर का इस्तेमाल हो गया है, जो गलियां हैं वो पक्की हो गई हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके अंदरूनी क्षेत्रों में आज भी ये मिट्टी वाले घर आप आराम से देख सकते हैं। ग्रामीण या नगरीय बस्तियां हो, इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए आगे, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी तथा शहर उनसे बड़ी बस्तियां पाई जाती है। तो नगर जो है वहां पर नगरीय बस्तियां तो नगरों में पाई जाती है और शहर जो होता है उसमें उनसे बड़ी बस्तियां पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो गांव होता है वह कुछ 100 घरों का ही एक गांव होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार परिवार मिल जाते हैं। फिर आप देखेंगे जब यह संख्या लाख में चली जाती है तो वो एक कस्बा बन जाता है, फिर उसके बाद वो नगर बनता है और नगर के बाद जब उसकी जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर वो शहर में बदल जाता है और फिर उसके बाद 10 लाख तक जाते जाते वह क्या बन जाता है, वह जो महानगर हैं उनमें धीरे धीरे बदलता चला जाता है। तो इस तरह से ये पैमाना रखा गया है नगरों के वर्गीकरण का। अब हम देखेंगे परिवहन। उससे पहले यहाँ हम एक आकृति देखते हैं घर की। तो जरा सोचिए ये घर जो है ये किन क्षेत्रों में बनाया जाता होगा। तो देखिए आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, इसने पूछा है। उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं? तो ये जो पिट्ठू हैं, पिट्ठू बोलते हैं इन घरों को, और ये जो घर हैं ये बर्फीले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम परिवहन के विषय में देख लेते हैं। तो परिवहन लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत अधिक समय लगता था। तो पुराने समय में तो बहुत ही ज्यादा समय लगता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था तो लोग पैदल चले जाते थे, और 2-3 गांव में आगे जाना होता था तो भी वो पैदल चले जाते थे। सुबह जाते शाम होने तक वो आ जाते थे। लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी थी तो वो क्या करते थे, वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, वो बग्गी बना लेते थे बैल की, या फिर जो घोड़े होते हैं उनसे, उन बग्गियों के रास्ते से वो जाते थे, माध्यम से वो जाते थे और अपना कार्य करके वो निकल करके आते थे। बहुत लंबी लंबी यात्राओं पर वो जाते थे, महीनों तक की वो यात्राएं करते थे, तब कहीं जाकर के वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते थे। तो इस तरह से समय बहुत लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए मानव कितना चतुर है। पहले जब मानव इतना दिमाग नहीं लगाता था तो वो जब चलता था तो अपने साथ पशुओं को लेकर चलता था, अपना सामान पशुओं पर लाद देता था। अब पशुओं पर लाद देता था और पशु भी चलता था और साथ साथ में वो मानव भी चलता था।
लेकिन चलते चलते खुराफाती दिमाग में उसके आइडिया आ गया कि भाई अब ये सामान तो अपने आप चलेगा नहीं, ठीक है, पशु को खाना चाहिए, पानी चाहिए, उसका प्रबंध करना है, ठीक है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा प्रबंध करूं कि मैं भी बैठ करके जाऊं और इसको खाना दे देंगे रास्ते में। तो देखिए मनुष्य ने दिमाग लगाया, अगर इससे भी जबरदस्त दिमाग अगर वो पशु लगा लेता तो शायद कहानी आज दूसरी और होती। तो यहाँ समझने वाली बात है, मनुष्य ने दिमाग लगाया तो दिमाग तो है ही मनुष्य में, अब हमारे स्टूडेंट में दिमाग तो है ही। अगर वो दिमाग को पॉजिटिव लेकर के वो स्टडी में आगे बढ़ते हैं तो वो बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, मोबाइल के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और जो सामाजिक परिवेश है हमारा तो उसमें भी अगर वो उलझ जाते हैं तो फिर वहाँ भी डिस्टर्ब हो जाएगी उनकी लाइफ। तो ये बच्चों को ही डिसीजन लेना होता है कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। तो देखिए पहिए के आविष्कार से परिवहन आसान हो गया, समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। तो देखिए पहले पहिए का आविष्कार हुआ, फिर बैलगाड़ी आई, तो बैलगाड़ी, फिर बग्गी गाड़ी आई, है ना। बैल थोड़ा स्लो चलता है तो घोड़ा तेज चलता है तो बग्गी बना ली। अब उसके बाद फिर उसको और भी जो है उसने आविष्कार किए, उसने दिमाग लगाया तो फिर उसने इंजन वगैरह बना लिए, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली। अब आप देख सकते हैं गाड़ियां बना ली तो और भी ज्यादा तीव्र उसको पहुंचना था, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, ऐसा इंजन बनाया जो हवा में उड़े, जिसका इस्तेमाल आज एरोप्लेन में होता है। परंतु आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात भी ठीक है, आज भी जो लोग हैं वो परिवहन के लिए पशुओं का इस्तेमाल तो करते ही हैं। और अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अलग से एक स्थान ऐसा मिलता है जहां पर घोड़े, ऊंट आदि पाए जाते हैं जिनकी आप सवारी करते हैं, विशेष तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में। तो अभी हम देखें तो हमारे देश के बहुत से क्षेत्रों में, और हम अगर बात करें तो हरियाणा के बहुत से क्षेत्रों में घोड़ा गाड़ी यानी कि बग्गी जो है वो ज़्यादा समय नहीं हुआ है लुप्त हुए, वो अभी भी चलती रही हैं। 12 से 15 से 10 से 15 साल के अंतराल तक हुआ होगा, अभी तक 10 से 15 साल ही हुए होंगे। इसी दौरान ये बग्गियां जो है खूब चलती थी हमारे आसपास और हमने देखा है। और जब ऊंट रेड़े हैं वो भी होते थे, वो भी बहुत से लोगों ने देखे हैं, लेकिन आज की जनरेशन इनसे अलग है तो वो नहीं देख पाई है। और अब हम आगे देखेंगे, तो आओ कुछ करके सीखें। यहाँ बताया है परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका इस्तेमाल आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। अब परिवहन के साधन तो हमारे स्कूलों के लिए तो आप सबको पता ही है, या तो वो खुद के किसी साधन से आएंगे, या साइकिल से, या फिर मोटरसाइकिल और स्कूटी होती है, या फिर स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली स्कूल बस या फिर वैन, या फिर वो रोडवेज के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से आते जाते हैं। तो यही सूची बनेगी, इससे ज्यादा तो अब ये तो है नहीं कोई घोड़े पर आएगा या कोई बैलगाड़ी पर आएगा, अब वो बात तो है नहीं। तो देखिए आगे, भारत में सामान्यतः खच्चर, गधे, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का इस्तेमाल उसी तरह होता है। लामा जो है ये भी एक ऐसा ही प्राणी है, ऐसा ही पशु है जिसका इस्तेमाल बग्गी को खींचने के लिए किया जाता है, जैसे तिब्बत में याक का इस्तेमाल किया जाता है। तो याक आप समझ गए होंगे, ये पर्वतीय जिसे सांड बोलते हैं ये वो है। इसी तरह से लामा का इस्तेमाल होता है। तो आगे देखते हैं, प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि जो अन्य देशों के व्यापारी होते हैं वो भारत में जब व्यापार के लिए आते हैं या कच्चा माल खरीदने आते हैं तो उनको लंबा समय लग जाता था, या भारत के जब व्यापारी दूसरे देशों में जाते थे तो उनको लंबा समय लग जाता था। वे स्थानीय मार्ग से या समुद्री मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन का द्रुत बना दिया था। तो हवाई यात्रा जो थी उसने परिवहन को द्रुत बना दिया था। द्रुत का मतलब है बहुत ही तीव्र बना दिया था, तीव्र, है ना। तो देखिए
आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में सिर्फ 6 से 8 घंटे का समय लगता है। भारत से अगर हमें यूरोप के किसी कोने में जाना होता है तो 6 से 8 घंटे में हम आसानी से पहुंच जाते हैं बाय एरोप्लेन। और इस तरह से परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। तो आधुनिक साधन है ये परिवहन के, तो ये समय की भी बचत करते हैं और ऊर्जा की भी बचत करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार में तो समय और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। तो व्यापार के 4 मुख्य साधन हैं, ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इनके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेल मार्ग है, और रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है भाप इंजन बनता है। और ये जो है कौन बनाता है, इंग्लैंड का ही एक जो बनाने वाला है वो भाप का इंजन बनाता है। ये आपको पता लगाना है डियर स्टूडेंट, कौन था भाप के इंजन को बनाने वाला, यानी कि रेल का निर्माण करने वाला था कौन। इसको आप सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर इसके बाद सड़क मार्ग जो है, सड़क मार्ग से भी यहाँ पर यातायात का सबसे ज़्यादा साधन ये प्रोवाइड करवाता है। तो आप ये भी बताएं कि सड़कों की शुरुआत भारत में किसने की, पक्की सड़कों की शुरुआत। तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आपको देखना है जल मार्ग के विषय में। तो जल मार्ग, भारत तक पहुंचने का जल मार्ग सबसे पहले किसने खोजा था और किसने सबसे पहले शिप बनाया था, तो ये भी आपको बताना है और ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए। फिर है वायु मार्ग। तो वायु मार्ग के माध्यम से सबसे तीव्र व्यापारिक गतिविधियां की जाती हैं। और वायु यान जो है, एरोप्लेन की खोज किसने की थी, ये भी आपको पूरी डिटेल से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि किसने वायुयान का निर्माण किया था, उनका नाम क्या था, वो किस देश के थे। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब है, क्या आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्यों के साथ हम कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए, जाइनिंग से लासा के मध्य, जाइनिंग यहाँ क्या कहा है, जाइनिंग से लहसा के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। समुद्र का जो तल है उससे 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। यानी कि सबसे ऊंचाई जो पॉइंट है वहां तक वो होते हुए अपने गंतव्य तक जाती है और वो ऊंचाई है 5072 मीटर। तो देखिए, अब रेल जो है कितनी ऊंचाई तक हमने या फिर विश्व के किसी भी कोने में बना ली गई है। और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन को बना पाना इतना सरल नहीं होता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है और धन की तो आवश्यकता होती ही है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इन परिवहन के माध्यमों के विषय में और उससे भी पहले हमने बस्तियों के विषय में जाना। तो ये इतना हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद हम परिवहन के इन सभी जो माध्यम है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, इनके विषय में हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये आपको +2 तक बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी न चूकें। अब हम इस चैप्टर को आप लोगों के सामने 2 पार्ट में लेकर के आएंगे और जैसे ही 2 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे। और आप लोगों के द्वारा इस चैनल को जो सराहा जा रहा है, इसको जो सहयोग दिया है आप लोगों ने, तो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और डियर स्टूडेंट, जन जन तक इस चैनल का लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल से जोड़ें। अब जल्द ही हमारा ये चैनल अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी बनाने जा रहा है। पहला जन्मदिन हमारे चैनल का नज़दीक आ रहा है। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि जो टारगेट है इस चैनल को स्थायित्व देने का, वो कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा चैनल
बहुत से लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, सराहना की गई है, कमेंट्स आते हैं, लोग पर्सनली मिलकर भी मुझे थैंक्स बोलते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि आपने तो गुरुजी बहुत ही अच्छा किया है, आप अपने खाली समय को सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बच्चे घर पर मोबाइल में जो सारा दिन गेम आदि में लगे रहते थे, वो अब आपकी वीडियो देख करके अच्छे नंबर लाते हैं और वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने इस चैनल को बनाया है। तो यहाँ पर आप लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आपका अपना चैनल है, इसको बहुत आगे तक बढ़ाएं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने साथियों को इससे जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन हमें मिलता रहे और भी ज़्यादा उत्साह के साथ हम कार्य करने के लिए जागरूक हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, एक क्षण भी खराब न करें, आप अपनी स्टडी में पूरा समय दें। सर्दी का माहौल है, बाहर खेलने से अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए अपने परिवार के साथ बैठें, वार्तालाप करें और रणनीतियां बनाएं तथा जहां तक हो सके आपके अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिख भेजें ताकि उनका समाधान मैं समय रहते कर सकूं। तो यहाँ पर आप लोगों की अच्छे भविष्य के लिए, आपकी कामयाबी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन भविष्य में प्राप्त करने के लिए आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग जल्दी ही, वो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।